नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में, आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। यूपी चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन यूपी की फिजा में अभी से चुनावी रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाकर बताना चाहती है कि कैसे विपक्ष ने महिलाओं को उनका हक नहीं मिलने दिया। पूरे देश में बीजेपी की ओर से आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है और इसी के तहत आज यूपी की राजधानी लखनऊ में ये जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। अब इस जन आक्रोश यात्रा की अगुवाई खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। वो सीएम हाउस से लेकर यूपी विधानसभा तक पदयात्रा करते हुए पहुंचे। आपको बता दें कि उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल रहे और साथ ही सैकड़ों की संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अभी से 2027 की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां एक और वो अलग अलग ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इस पदयात्रा को लेकर भी, इस जन आक्रोश यात्रा को लेकर भी तंज कसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह की यात्रा तो विपक्ष करता है, यानी कि सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो अब विपक्ष में रहने की अपनी प्रैक्टिस कर रही है, यानी कि यूपी की सियासत 2027 से पहले ही गरमा चुकी है और दोनों तरफ से जो बयानबाजी है, वार पलटवार का दौर है, वो भी चल रहा है। चर्चा में आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले आपको आज की 5 बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। सीएम आवास से पदयात्रा की शुरुआत हुई। बीजेपी पूरे देश भर में यह आक्रोश रैली करेगी और आज लखनऊ में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। खुद सीएम योगी ने इसकी अगुवाई की। महिला हक के लिए सड़क पर सीएम योगी खुद उतरे, उनके साथ साथ कई बड़े चेहरे भी नजर आए। हजारों महिलाएं पदयात्रा में शामिल हुई। हजारों की संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और तमाम महिलाएं भी इस पदयात्रा में दिखाई दी। विधानसभा पर पदयात्रा का समापन हुआ। पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहे, यानी कि जन आक्रोश यात्रा में जो बड़े चेहरे हैं वो सीधे तौर पर दिखाई दी। अब इस यात्रा को 2027 के चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जरा अब आपको बताते हैं कि इस यात्रा के दौरान जब सीएम योगी ने अगुवाई की, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा पहले आप वो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। पिछले 11-12 वर्ष में जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। आज देश भर की महिलाएं, देश भर में आधी आबादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के इस महिला विरोधी कृत्य के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस आंदोलन में भागीदार बन रहा है। अब जरा ये भी सुन लेते हैं कि यूपी सरकार की जो महिला मंत्री हैं, उनके क्या बयान आए हैं। जो अधिनियम उन्होंने गिराया, उसके विरोध में महिलाओं ने आज आक्रोश रैली निकाली है और 2027 में यही महिलाएं कांग्रेस को, सपा को जवाब देंगी। आप महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं लाना चाहते हो, ये कौन सी बात हुई? और बिना महिला के ना घर परिवार चल सकता है और ना कोई राष्ट्र चल सकता है। और महिलाओं का जो अपमान किया है विपक्ष ने, उसके लिए महिला कभी भुला नहीं सकती। इन लोगों की स्थिति मैंने अभी बताया, उस मेढक की गंदी मानसिकता की तरह है कि चाहे उनको आप चांदी के चबूतरे पे बैठा लें, चाहे सोने के चबूतरे पे बैठा लें,
अपनी गंदी मानसिकता के आधार पर वो नाले में ही छलांग लगाएगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष में जो नेता बैठा है, विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी, वो वहाँ पे जादूगर की बात कर रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। उनको देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सदन चलता है तो विदेश चला जाता है। इस तरीके की हरकतें करना, देखिए देश में जिम्मेदारी सत्ता की भी है, विपक्ष की, देश के हित में दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। अब इन सबके बीच अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए बयान दिया है। क्या कुछ कहा जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। ये हक अधिकार नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते, इसीलिए डिलिमिटेशन चुपचाप कराना चाहते थे महिला आरक्षण के बहाने। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति गणना की मांग होगी तो लोग अपने हक अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जरा सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ सैयद जरीन जी हैं, सपा की प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ अपर्णा दीक्षित हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अपर्णा दीक्षित जी, आपसे ही मेरा सवाल है कि विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों की मंशा ही नहीं थी इस बिल को लागू कराने की, क्योंकि अगर आपको लागू ही करना होता तो 2023 में आपने लागू कर दिया होता। महज चुनाव अगले साल होने वाले हैं और इसीलिए ये जो तमाम चीजें हैं ये सिर्फ चुनावी स्टंट के तौर पर इसे बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से। अपर्णा जी। अपर्णा जी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें। नमस्कार दीप्ति जी, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्ते। मैं कहना चाहती हूँ कि बिल गिराया सो गिराया, बिल गिराने के बाद ऐसी खुशियां मनाई जाएंगी, ये मुझे बहुत आपत्तिजनक लगता है और मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कोई इनमेच्योरिटी रहा है। आपने इस बिल को तो गिराया, महिलाओं के सपनों को तोड़ा। काले दिवस के रूप में जो महिलाएं आज अपनी उसको समझ पा रही है कि पूरा विपक्ष एक हो गया इस बिल के विरोध में, लेकिन इनसे कहीं ये नहीं, अब ये लगातार उस पर चादर डालने का प्रयास कर रही है कि मैं महिला बिल का विरोधी नहीं हूँ, मैं परसीमन का विरोधी हूँ। जबकि 2023 में परसीमन में ये महिला 106 संशोधन में साफ लिखा है दीप्ति जी कि जनगणना उसके बाद जनगणना के आधार पर उसके बाद से परसीमन के आधार पर सीट वितरित होगी। लेकिन उस वक्त तो ये रेडी थे जब इनको लगा कि ये महिला बिल दोबारा से लागू हो जाएगा और जल्दी लागू हो जाएगा। जिन लोगों ने अपनी खुद की सीटों को बचा के रखा था, अपनी एक जमीन तैयार कर रखी थी, पुरुष प्रधानता की इन्होंने सीमा पार का अस्थाएं पार कर दी है पूरी विपक्ष ने। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, ये बात करते हैं कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है, लेकिन अधिकार इन्होंने पूरा छीन लिया। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति करने वाले, अपनी जमीन को खोजने वाले 10 वर्षों से ये लगातार विपक्ष में बैठे, उसकी बौखलाहट का नतीजा है, हीस दिखा रहे हैं, उसका नतीजा है। ये कहीं ना कहीं यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने विकास कार्यों पर लगातार आगे बढ़ रही है और इनके किसी भी एजेंडा को, किसी भी प्रोपेगेंडा को हम आगे नहीं बढ़ने दे रहे और इनके ये फेल हो रहे हैं। हर चुनाव राहुल गांधी हार रहे हैं और अब सदन में तो इस बार मर्यादाओं को तार-तार करते हुए प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लेकर इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, जिसका सदन में भी जिक्र बंद कर दिया, तो मैं यहाँ कोट नहीं करना चाहूंगी। इन्होंने अपने आप को मजाक बना के छोड़ दिया आदरणीय राहुल गांधी जी ने। ये सच में लोगों को क्या प्रेरणा देंगे जब खुद ही ये बच्चों वाली हरकतें करते हैं, डांस जैसा करने लग जाते हैं, हाथ पैर फेंकने लग जाते हैं और इनके पास हिंदी में भाषाओं में शब्द नहीं बचता है। पता नहीं क्या करते हैं ये, जब भी कोई इंग्लिश में बोलेंगे तो ये मजाक बनाएंगे, हिंदी में बोलेंगे। राहुल बाबा दरअसल एक मजाक बन गए इस देश के लिए और इसी नक्शे कदम पर धीरे धीरे अब समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है उन सपनों की दुनिया से निकलकर प्लीज बाहर आई और एसी के कमरे से भी आप जहां तहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर दे, लेकिन इससे जो माहौल, जो असली वोटर है उसके दिमाग में क्या जा रहा है वो सब जानते हैं। उसको चाहिए हमें सरकारी योजनाएं कैसी मिल रही हैं, उसको चाहिए कि हमारा नेता कैसा हो, ऐसा ना हो जो हमारे अधिकारों का हनन करे। दीदी ठीक है, हमारे साथ सैयद जरीन जी हैं। सैयद जरीन जी, जरा देखिए, सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने बिल गिरा दिया क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे कि ये बिल लागू ना हो। अच्छा,
हाँ। दीप्ति जी, मेरा सवाल आपसे भी है, मेरा सवाल जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता उनसे भी है, जो अभी महिलाएं जो यूपी सरकार में मंत्री थी उनसे भी है, कौन सा बिल हम लोगों ने गिरा दिया? कौन सा महिला बिल गिरा दिया जो ऑलरेडी 2023 में सितंबर में जो पारित हुआ, जो 28 सितंबर 2023 में इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उसमें हस्ताक्षर करे और 16 अप्रैल 2026 को ये कानून नोटिफाई हो चुका है 33% आरक्षण का, महिला आरक्षण का। कौन सा बिल विपक्ष ने गिराया है, मुझे इतना क्लियर कर दीजिए बस। कौन सा बिल गिराया? आप आरक्षण की आड़ में, आप हक की आड़, महिला हक की आड़ में, महिला अधिकार की आड़ में। अपर्णा जी बोल लेने, मुझे बोल लेने, पहले मैं बोल लूं, आप बोल एक एक करके। अपर्णा जी बिल्कुल आपको मौका दूंगी। हाँ, ये हक, अधिकार और आरक्षण की आड़ में ये परिसीमन को लागू करना चाहते हैं, ये डिलिमिटेशन को लागू करना चाहते हैं महिला आरक्षण के बहाने। बस इतना कहना। जब ऑलरेडी लागू हो चुका है 33%, आप कौन सा बिल गिराने की बात कर रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप महिलाओं को, आप बेचारी भोली भाली उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बरगला कर धूप में सड़कों पे निकाल रही, जिनको पता ही नहीं कि वो आई क्यों है यहाँ पर। आपको पता है, आधी से ज्यादा महिलाओं को ये पता ही नहीं कि वो यहाँ लखनऊ में लाई किस लिए गई हैं। आप उनका देखिए, उनका इंटरव्यू देखिए, उनसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ क्यों आई हैं, वो कह रही हमें नहीं पता हमें क्यों बुलाया गया। तो भोली भाली जनता को बरगलाना बंद कर दीजिए। सबसे आप लोग का जो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना, क्योंकि बड़ी तादाद में पीडीए परिवार बढ़ रहा है। मैं आज ही की बात बता रही हूँ, आज एक बड़ी तादाद में विश्वकर्मा समाज के लोग, बस ये निषाद समाज के लोग, रालोद समाज के लोग, AIM के पार्टी के लोग और बहुजन समाज के लोग एक बड़ी तादाद में पीडीए परिवार में शामिल हुए हैं। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, आपको डर लग रहा है। और एक बात याद रखिए, अब की जो बीजेपी हो जाएगी तो ये वापस आने वाली नहीं है। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। ये आप जो फ्रस्ट्रेटेड है ना, कि आप बरगला कर कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी, जब ऑलरेडी पारित हो चुका है, ये बिल नोटिफाई हो चुका है। आप उस 16 अप्रैल को, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये बिल गिरा दिया। अरे डिलिमिटेशन गिराए, आप इतना पढ़कर आई, आप डिलिमिटेशन, अब आपका काम है आगे करना। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा किस महिला को कहां से आप कहां से उसको हक मिलेगा? 33% कैसे आप उसको आरक्षण देंगे? चलिए ठीक है, जरा अपर्णा जी आपका जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ शालिनी दुआ जी जुड़ी, एक रिएक्शन उनका ले लेती हूं, उनसे एक सवाल, उसके बाद आपसे फिर मैं आपका जवाब ले लूंगी। शालिनी दुआ जी कैसे देखती है? देखिए, एक तरफ सरकार जो है वो लाना चाहती थी इस बिल को, कहा जा रहा है लागू करना चाहती थी, माफ करिएगा, बिल तो लाया जा चुका था 23 में, और साथ ही साथ विपक्ष जो है, कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष ने इसका आपत्ति जताई और इसको बिल को गिरा दिया। कैसे देखती है? और जन आक्रोश रैली भी निकाली जा रही है। जी, जैसे अभी सपा की प्रवक्ता जो हैं जरीन जी, उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये कानून तो लागू हो चुका था 2023 को ही, ठीक है, और सर्व सहमति से हुआ, सब पार्टियों ने इसको सर्व सहमति से 33% आरक्षण जो है वो फीमेल्स को, विमेन रिजर्वेशन को दिया। अब बात आती है कि फिर किस बात की लड़ाई है। तो मैं जरीन जी ये बताना चाहती हूँ, लड़ाई जैसे आप लोगों की तरफ से ये है कि परिसीमन क्यों कराया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इस पे ये बात बताना चाहूंगी कि 2011 को जब जनगणना होती है, पॉपुलेशन इंडिया की जाती है, तो 120 करोड़ के आसपास आबादी देश की निकलती है, जिसपे 543 सीटें हैं, ठीक है। आज 2026 की लगभग जो जनगणना करी जा रही है, जो चल रही है पॉपुलेशन के लिए, उसमें मतगणना में निकलता है लगभग 149 या 150 करोड़ के आसपास। आप बताइए, 120 करोड़ की आबादी पर 543 सीटें और 150 करोड़ की आबादी पे क्या सीटें नहीं बढ़ेंगी? मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। कोई मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि मैं मानती हूँ कि बाकी पार्टियों ने पूरा इसको विमेन रिजर्वेशन को पूरा सहयोग दिया है, बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन जहां बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन जहां अगर परिसमन करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसी हिसाब से सीटें भी बढ़ जाती हैं। ये कॉमन सी बात है। तो ये सब किया जा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्शन क्यों रेस किया जा रहा है? मतलब मैं तो चाहती हूँ कि विमेन रिजर्वेशन जल्दी से जल्दी और परिसमन, ताकि
जो औरतों का अधिकार है, जो 40 साल से छीना गया था, मतलब मैं तो छीना ही मानूंगी कि हमें नहीं दिया गया था, वो उसको जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। और क्यों डिले किया जा रहा है, चाहे किसी भी आड़ में क्यों डिले किया जा रहा है, इस बात को आपको जनता को समझाना पड़ेगा, फीमेल्स को समझाना पड़ेगा। अदरवाइज फीमेल्स के मन में यही रहेगा कि हम जो हैं, जब ये लोग पॉलिटिक्स में जो फीमेल्स हैं उन्हीं को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे विपक्ष पार्टियां, तो जो आम महिला है उसको क्या खाक आगे बढ़ने देंगे। तो इसका नुकसान आपको भी हो सकता है। अगर आप समझाने में सफल रहे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विफल रहे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत छोटी सी बात है। एक आप एक गृहिणी से भी जाकर आप ये बात कहेंगे तो उनकी गणित वो अच्छी बताएंगी, मेरी गणित बहुत अच्छी है। वो गृहिणी भी कहेगी कि मैं इतने पढ़ी लिखी हूं। 2011 के आंकड़ों पर आप 2026 में आप बिना जनगणना कराए, बिना सेंसेक्स कराए आप कैसे ला सकते हैं? आप कैसे डिमिलिटेशन कर सकते हैं? पहला काम सरकार का क्या है? जनगणना कराना। आप कैसी बात कर रही हैं? आप कह रही मेरी गणित नहीं अच्छी है। आप एक सामान्य गृहिणी के पास भी जाएंगी और उससे कहेंगी 2011 की जनगणना पर 2026 में हम लाना चाहते हैं ये बिल, तो वो आपको जवाब इसका बहुत अच्छा सा दे देगी। और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है मैम, सुनिए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये हर गृहिणी, हर महिला अपने घर में, सबके यहाँ टीवी है, सब न्यूज चैनल भी देखते, सब अवेयर हैं। इसीलिए जो आज जो बीजेपी ने जन आक्रोश रैली जो करी थी, इसमें मेरे ख्याल से 80% महिलाओं को पता ही नहीं था कि उन्हें बुलाया क्यों गया। 20% तो शायद आप ही के कार्यकर्ता होंगे जो पूरे प्रदेश से घसीट के बुलाए गए, लेकिन 80% महिलाओं को पता ही नहीं था कि उनको बुलाया क्यों गया यहाँ पर, उनको क्यों बुलाया गया यहाँ पर। चलिए ठीक है, सैयद क्लियर कर लीजिए। छोटी सी बात है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको जरा इस पर ही मैं आपसे सवाल लूंगी, जरा इसी पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन जरा पहले अपर्णा जी बड़ी देर से बता रही हैं। आप 2011 के आंकड़ों में 2026 में कह रही है कि ये हक मारा जा रहा है, ये हक भारत की सरकार मार रही है। वो अपने काम कितनी हो गई है, वो 149 करोड़ के लगभग दिखाई जा रही है। शालिनी जी, मैं सवाल लेती हूँ, पहले जरा अपर्णा जी बड़ी देर से हाथ उठा रही है, उनको जरा अपनी बात रख लेने दें। सरकार विफल हुई है और परिसमन होना भी चाहिए, ज्यादा आबादी परिसमन होना भी चाहिए, इसमें गलत क्या बात है आप ये बताइए। बिना जनगणना कराए आप कैसे परिसीमन करा लेंगी? आप मुझे बताइए, बिना जनगणना कराए आप कैसे परिसीमन करा लेंगी? आप बताइए। चलिए जरीन जी और शालिनी जी दोनों जरा चुप हो जाएं आप दोनों प्लीज। अभी जल्दबाजी क्यों? ऑलरेडी 33% आरक्षण महिलाओं को मिल चुका है। जरीन जी रुक जाए जरा, मैं मेरे पास है सवाल आपसे पूछने के लिए। शालिनी जी जरा शांत हो जाए। शालिनी जी रिक्वेस्ट है, शालिनी जी जरा रिक्वेस्ट है, सभी को मौका दें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। शालिनी जी, अपर्णा जी आप हाथ उठा रही थी, पहले आप अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं अपना सवाल लेती हूँ। अपर्णा जी आप क्या कहना चाह रही थी? जरीन जी कह रही थी कि फ्रस्ट्रेशन में हम लोग ऐसा करते हैं, उस बात का जवाब देना है। फ्रस्ट्रेशन में जवाब नहीं दे रहे हैं जरीन जी, बहुत ही इत्मीनान से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये महिला आरक्षण संशोधन जो है 131वां संशोधन है, पूरे देश को पता है। आप जो कह रही हैं वो सब, आप जो कह रही है महिला विरोधी नहीं है, मैं ये कह रही हूँ महिला बिल ही है ये। वो 2023 में अधिनियम जो पारित हुआ था वो पास हो गया है, अब इसको दोबारा से जल्दी 2029 में लागू हो जाए, इसलिए इसका 131वां संशोधन करने के लिए लाया गया था ये बिल, ताकि इन महिलाओं को जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके। बिना जनगणना कराए आप कैसे ले आएंगी? बिना जनगणना कराए आपको कैसे पता चलेगा? जरीन जी उनको अपनी बात रख लेने दीजिए ना, वो भी आपको सुन रही थी, बात रख लेने दें। हाँ अपर्णा जी बोलिए। जी पूरे विषय ये है कि लगभग 150 समथिंग सीट बढ़ेंगी। इन्होंने कहा कि जनगणना बिना कैसे, उस बिल में प्रावधान है कि हम जनगणना कराएंगे और उसके बाद परिसीमन कराएंगे। तो आधार 2011 की जनगणना का लिया और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने 50% सीट बढ़ाने का नॉर्थ जो स्टेट है और साउथ जो स्टेट है उसमें बढ़ाने का कैसे काम किया है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं लगभग, जो बढ़कर जनसंख्या के आधार पर नहीं हो रहा है। ये 50% हमने जनसंख्या को आगे बढ़ाकर ही लिया है, जो 2026 से मैच कर जाए इसलिए लिया है। 42 सीटें हो जाएगी, जो 5.5 ये आपके घर का बजट नहीं कि आप कुछ भी कह देंगी।
ये सरकारी आंकड़े हैं। आपके घर का बजट नहीं कि आप 50% से कुछ भी लागू कर देंगी, ये सरकारी आंकड़े। अरे देखिए ना, रुक जाइए, रुक जाइए अपर्णा जी। हाँ बिल्कुल अपर्णा जी, जरा कोई हमारे घर का कोई अपर्णा जी जरा अब आप शांत होइए ना, मुझे सवाल लेने दीजिए जरीन जी से। हाँ चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए, जरीन जी टोकिएगा नहीं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। ये साउथ स्टेट की बात करूं, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42 हो गया, आंध्र प्रदेश में 25 सीट से बढ़कर 38 सीट हो गया, तेलंगाना से 17 से बढ़कर 26 और तमिलनाडु में 49 सीटों से बढ़कर 59 सीटें हो गया, केरला में 20 से बढ़कर 30 सीटें हो गया। ये जनसंख्या के आधार पर नहीं हो रहा है, ये 50% और वृद्धि के आधार पर इसलिए हो रहा है। वहां की जनसंख्या को लगातार ये कोशिश हो रही थी बताने की कि देखिए हम अब नॉर्थ में अपनी सीट ज्यादा लाने के लिए, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है वहां की कम रह गई, तो इसको हम बराबरी पर लाने के लिए हमने 2026 की जो लगभग जनगणना बैठेगी इसको कोट किया था। जो हमारी पैनलिस्ट बैठी हुई है नेहा साहिल दुआ जी, उन्होंने इसलिए कोट किया था। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं समाजवादी पार्टी में किसी प्रवक्ता का अच्छा है ही नहीं। गृहिणियों की तुलना कर रहे हैं, अरे मैडम गृहिणियां भी बहुत होशियार है, वो भी तुलना। वही मैं कह रही हूँ, गृहिणियां भी आपसे ज्यादा होशियार हैं, आपसे ज्यादा इस प्रदेश की गृहिणियां, गांव में जो महिलाएं बैठी वो होशियार हैं। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोग ऐसी बात कर रही हैं जो कहीं से लॉजिक में फिट ही नहीं हो रही है। ठीक है, मैं सवाल पूछ लूं अपर्णा जी, जरा शांत हो जाए आप दोनों। चलिए सैयद जरीन जी, आप कह रही है परिसीमन और जनगणना को लेकर बात कर रही हैं, कहा जा रहा है ना लागू हो जाने दीजिए, तमाम जो चीजें हैं वो होंगी, सरकार की ओर से बार बार यही तो कहा जा रहा था ना कि देरी ना हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई बिल आता है, 3 तलाक की बात कर लें या महिलाओं से जुड़े हुए ऐसे जब भी मुद्दे आते हैं, आप हर बार उसका विरोध क्यों करने लगते हैं? और आप हर बार यही कहते हैं कि चुनावी स्टंट है, राम मंदिर को आप चुनावी स्टंट से जोड़ देते हैं, 3 तलाक को, 370 को, तो आपने क्यों नहीं कर लिया जब आप सत्ता में थे? फिर आप क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा तो इस कानून का जो लूप होल है कि इसका कोई रोड मैप नहीं था, इसमें कोई तिथि नहीं थी कि कब ये लागू होगा, सिर्फ एक चुनावी शगुन। आप मेरी बात पहले मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने देना। मैं ये कह रही हूँ कि फिर 23 में आप लोगों ने क्यों सहमति दी थी इस बिल को लेकर? बिल्कुल तभी तो कहा गया था ना, जो तमाम चीजें वो तभी तो रखी गई थी। आप मेरी बात ही नहीं समझे, सबने दिया, आप उसको प्रॉपर वे में कीजिए ना, पहले जनगणना कराइए, फिर परिसीमन कराइए, फिर लागू कीजिए। आप अपने मन से कर देंगे, आप डिमिलिटेशन लागू करने की आड़ में आप उसको लागू करना चाह रहे हैं महिला आरक्षण की आड़ में। साफ बात है, इतनी सी बात समझ में एक उत्तर प्रदेश के गांव में जाएंगे, गृहिणी को भी ये बात समझ आ जाएगी कि 2011 के आंकड़ों पर आप 2026। अरे जरीन जी कैसी बात करती हैं आप, कैसी बात करती हैं? 11 की जनगणना पर अगर हो रहा है और कहा तो जा रहा है ना, बिल्कुल लागू होने दीजिए। जो भी जनगणना और परिसीमन होने दीजिए ना, परिसीमन और जनगणना को लेकर लगातार जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है क्या कि उसे नहीं किया जाएगा? पर आप तो लागू ही नहीं होने दे रहे हैं ना उस बिल को। और ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है, 3 तलाक भी जब आया था तब भी आप लोग ऐसे ही विरोध कर रहे थे। 2023 का जब 16 अप्रैल 2026 को ये लागू हो चुका, अब उसी को आगे बढ़ाइए, आप उसी को आगे बढ़ाइए ना, आप प्रॉपर वे में उसको आगे बढ़ाइए। चलिए जरा अपर्णा जी अब आप बोल रहे, जब एक एक करके बोले बात तभी सुनाई देगी। 3 तलाक आया था तब इन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम युवकों को जेल भेजने की ये भाजपा की साजिश है। इन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया था, सभी लोग पार्टी में इस 3 तलाक के विरोध में आ गए थे और इन्होंने कोई स्वागत नहीं किया। जबकि उन महिलाओं को कितनी राहत का काम हुआ है, उनके साथ कितना घृणित अपराध का हुआ करता था 3 तलाक के नाम पर। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए कुछ किया, लेकिन इनको वो भी नहीं समझ में आया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि उसमें पल रही महिलाएं भी हैं उस समाज में, और आने वाले भविष्य की महिलाएं भी हैं जो बेटियां होंगी। लेकिन उससे मतलब ना होते, अगर यही बिल 2029 में दीप्ति जी पास हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। आज होती हम सदन की तैयारी में हम सबके अपने मन में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती, जो महिलाएं वहां पर जिला पंचायत लड़कर बैठी हैं, कुछ लड़ने वाली होंगी, कुछ विधानसभा में बैठने की सपने देख रही होंगी, उन सबके सपनों को टूटना और तार कर देने का काम इन्होंने विपक्ष के लोगों ने किया है। और ये कह देते हैं बचने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं था, और आधी अधूरी जानकारी के साथ आते। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। चलिए ठीक है, हमारे साथ शालिनी दुआ जी। शालिनी जी आप मुझे सुन पा रही हैं?
जी ठीक है शालिनी जी, क्या अगर ये 33% आरक्षण जिसको लेकर बात हो रही थी, आपको लगता है अगर ये लागू हो गया होता तो जो स्थितियां हैं वो बदलती? वो जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो रही थी महिलाओं को लेकर, जिसका इंतजार पूरे देश की महिलाएं कर भी रही थी, तस्वीर बदली होती, 2029 में से लागू भी किया जा सकता? जी, मुझे लगता है कि अभी भी 2029 में ही लागू होगा, लेकिन कम से कम अगर विपक्ष इसमें साथ देता तो बहुत अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं की अस्मिता का सवाल था। यहाँ संसद में हम बातें तो करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, कि महिला पुरुष के बराबर है, लेकिन हम शायद समझते नहीं है। मतलब हम में मैं यही कहूंगी विपक्ष पार्टियां शायद समझती नहीं है, क्योंकि अगर वो समझती तो वो इस बिल को बार बार परिसीमन और इस चीज से जोड़ के नहीं देखती। वो सिर्फ ये देखती कि महिलाओं को उनका आरक्षण दिया जा रहा है ना, महिलाओं को जल्द से जल्द लागू होगा तो इसमें महिलाओं का फायदा होगा, और महिलाओं का फायदा देखते तो मुझे लगता है महिलाओं की टिकट्स उनको ज्यादा वोट बैंक उनका बढ़ता। लेकिन वो ऐसा सोच ही नहीं पा रहे, वो इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे कि महिलाएं नहीं, उनको परिसीमन परिसीमन परिसीमन। और महिलाएं जो होती हैं, जो घरेलू होंगी, आप जैसे गृहिणियों की बात करिए, बहुत समझदार होती है ना, उनको लेकिन एक ही चीज जरीन जी समझ आती है, हमें कुछ मिला या हमें नहीं मिला। बाकी बीच की बात कोई महिला नहीं समझेगी, वो यही समझेंगे मिला या नहीं मिला, और नहीं मिला क्योंकि दिया नहीं जा रहा, जबरदस्ती उसमें अड़ंगी डाली जा रही है। ये बात जो है वो बहुत अच्छे से जनता को, महिलाओं को समझ आ रही है कि कुछ भी हो, एक सवाल और करूंगी, लागू नहीं सवाल जा रहा, तो इसमें विपक्ष अड़ंगी डाल रहा है। बाकी तो पार्टी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो तो चाहती है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। ये बात क्लियर जनता के सामने जा रही है। अब उनको किस तरीके से इसको जनता को समझाना है, ये वो जाने। चलिए ठीक है, जल्दी से जल्दी से, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से। 2 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा करा था, दे दिया? मिल गया गृहिणी को? उसको मिला या नहीं मिला? वो इस पर भी आपसे सवाल पूछेगी आने वाले 2027 के चुनाव में। जो वादा करा था 2 सिलेंडर मुफ्त में देने का उज्ज्वला योजना में, दे दिया? आप जो कह रही ना मिला या नहीं मिला, तो ये मिला और ये नहीं मिला, ये 27 में जवाब देगी जनता आपको, उत्तर प्रदेश की जनता भी देगी और महिलाएं भी देगी। चलिए अपर्णा जी जल्दी से 10 सेकंड में। अपर्णा जी हाँ बोल रहे, आप कुछ बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा था। उज्ज्वला योजना के तहत जो योजना चल रही है उससे मिल ही गया है, तो ये पॉइंट मिल गया है। आपके शायद आपने कुछ लोगों को दे दिया होगा। चलिए 27 में, मैं तो कह रही हूँ 27 में अच्छी बात है, पता चल जाएगा कि मिला या नहीं मिला। आप कह रही ना मिला या नहीं मिला, हर महिला सैयद मिला या नहीं मिला। सैयद जरीन जी, नेहा, शालिनी और अपर्णा दीक्षित, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल महिला आरक्षण बिल को लेकर जो बवाल है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सियासत भी खूब हो रही है, जाहिर तौर पर 27 में चुनाव है यूपी में, और इसीलिए इस मुद्दे को पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ही जो जोर है वो दिया जा रहा है। जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, देश भर में निकाली जाएगी बीजेपी की ओर से, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से भी जो तंज है वो लगातार कसा जा रहा है। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।